नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 3 में विद्यार्थी मित्रों, आज हम मुद्रा का अर्थ एवं मुद्रा के कार्य की चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने मुद्रा का उद्भव और विकास देखा। तो आपको जो मैंने बताया कि पहले मुद्रा की जो प्रकार हैं, जैसे कि जो दिया था वस्तु मुद्रा, पशु मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, बैंक मुद्रा, मतलब अदृश्य और ई मनी। ये मुद्रा के प्रकार अगर आपको विद्यार्थी मित्रों याद हैं तो इनके द्वारा आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से सरलतापूर्वक आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम मुद्रा का अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा है प्रोफेसर मार्शल की। तो प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा की परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी भी समय, ध्यान से देखिए, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, किसी भी स्थान पे, मतलब एनी टाइम, एनी प्लेस, ठीक है, बिना किसी संशय, मतलब बिना किसी संकोच के, बिना किसी कोई समस्या के, बिना किसी जांच पड़ताल के, मतलब कोई भी उसकी इंक्वायरी ना करे, कोई उस पर शंकास्पद ना करे, कोई उस पर ये ना पूछे कि कहाँ से लाए, क्यों लाए, कब लाए, कहाँ पे छापे, कैसे बनाए, नहीं चल सकता। ऐसा बिना किसी भी स्थान पे, किसी भी समय, बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के, जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का, किसका, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय हो। विनिमय मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेन देन करना। क्या करना? लेन देन करना, उसे मुद्रा कहते हैं। एकदम सरल परिभाषा है। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के, जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं का विनिमय हो सके, उसे मुद्रा कहते हैं। किसकी परिभाषा है विद्यार्थी मित्रों? ये प्रोफेसर मार्शल की। एकदम सरल परिभाषा है, ठीक है। और हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसा करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, आपको पानी लेना है या कोई अन्य वस्तु की खरीदी करनी है और आपके पास समय कम होता है, उस समय भीड़ ज़्यादा होती है, आपने पैसे दिए, पानी की बोतल ली, तो दुकानदार आपसे ये नहीं पूछता है कि ये कौन सी कलर की नोट दे रहे हो, कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, ठीक है, ये नहीं चलेगी, ये गलत है। ऐसा कोई भी वहाँ पे जांच पड़ताल या कोई भी संकोच या कोई भी शंकास्पद होता नहीं। एनी टाइम रात को कोई बीमार हो गया है, हम मेडिकल स्टोर जाते हैं, दवा खाने जाते हैं, ठीक है, तो जो पैसा है उसे लेकर लोग हमारे सगे वाले को, जो भी मरीज हैं, उनका इलाज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी शंका होती नहीं है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, प्रोफेसर रॉबर्टसन के मतानुसार एक परिभाषा यहाँ पे और दी गई है, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं रॉबर्टसन, वस्तुओं और सेवाओं के बदले में जो सर्व स्वीकृत हो उसे मुद्रा कहते हैं। देखो, हम वस्तु की खरीदी करते हैं, हम कोई भी सेवा प्राप्त करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ न कुछ देना पड़ता है। प्राचीन समय में क्या था कि वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन होता था। मतलब कि अगर मैंने ये पेंसिल किसी को दी है तो उसके बदले में मुझे कुछ तो चाहिए, पेन तो चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन पहले होता था, लेकिन आज जो भी वस्तु या सेवा का हम विनिमय करते हैं, उसके बदले में हमें उसे मुद्रा देना पड़ता है। और जो सबको स्वीकार, सर्व स्वीकृत, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी संकोच के, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा। विद्यार्थी मित्रों, ये मुद्रा की परिभाषा यहाँ पर पूरी हुई। अब हम देखने जा रहे हैं मुद्रा के कार्य। तो आप देख पा रहे हैं कि मुद्रा के 3 कार्य हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विनिमय के माध्यम का कार्य, नंबर 2 मूल्य के संग्रह के रूप में कार्य, नंबर 3 मूल्य के मापदंड के रूप में कार्य। तो ये 3 कार्य आपको याद करने हैं। पहला क्या है? विनिमय के माध्यम का कार्य। दूसरा क्या है? मूल्य के संग्रह के रूप में कार्य। तीसरा मूल्य के मापदंड के रूप में कार्य। तो अब हम पहले कार्य की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विनिमय के माध्यम का कार्य, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय है, मतलब लेन देन करना। अगर मुद्रा को आप एक स्थान पर रखते हैं तो उसमें उसकी कोई भी बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुद्रा हम बैंक में रखते हैं तो उसमें ब्याज मिलेगा। अगर हम वस्तु में, व्यापार में लगाते हैं, नौकरी धंधे में लगाते हैं, तो मुद्रा से मुद्रा क्या होता है? बढ़ता है।
ठीक है। इसलिए मुद्रा का क्या होना चाहिए, लेन देन होते रहना चाहिए। अगर हम मुद्रा को मतलब किसी वस्तु की खरीदी के लिए खर्च करते हैं तो वह विक्रेता के पास जाता है, विक्रेता उस मुद्रा को जो उत्पादक है उसके पास ले जाता है, उत्पादक जो है जो कच्चा माल बनाता है उसके पास ले जाता है, और जो कच्चा माल बनाता है वो क्या करता है कि जो वहाँ पे रोज़गार प्राप्त करने के लिए मजदूर लोग आए हैं, जिन साधनों का उपयोग किया गया है उनके पीछे वो खर्च करता है। तो हमारे द्वारा भले हमने 1000 रुपये खर्च किया हो कि 1 लाख रुपये खर्च किया हो, लेकिन वह मुद्रा मार्केट के अंदर क्या करती है, घूमती है। अर्थतंत्र का क्या होता है, विकास होता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, मुद्रा हमें एक जगह संग्रह करके रखना नहीं चाहिए, उसका चलन बनाए रखना चाहिए। मुद्रा हमारे आर्थिक व्यवहारों को सरल बनाती है, ठीक है। आर्थिक व्यवहार को सरल बनाती है मतलब कि अगर हमें कोई लेन देन करना है, वस्तु खरीदनी है, कहीं पे आना जाना है, तो मुद्रा के द्वारा हम सरलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रथा में आवश्यकताओं का परस्पर सामंजस्य स्थापित करने में जो परेशानी होती थी, सामंजस्य स्थापित करने मतलब जो समानता, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन होता था, मतलब कि जैसे कि अगर हम गेहूं के बदले में चावल, चावल के बदले में दाल, दाल के बदले में घी, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, 1 किलो गेहूं की कीमत 30 रुपये है और 1 किलो चावल की कीमत 60 रुपये है, 1 किलो दाल की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। तो अगर मैं किसी एक विद्यार्थी को 1 किलो गेहूं देता हूं और 1 किलो चावल लेता हूं किसी भी व्यक्ति को, तो उसका जो लेन देन है वो तो गड़बड़ है, वहाँ उसको शंका हो रहा है। वहाँ पे क्या है कि उसका चावल वाले को नुकसान हो रहा है। चावल वाला अगर दाल लेता है, 1 किलो चावल देकर 1 किलो दाल लेता है, तो दाल वाले को नुकसान है। इसलिए जो शंकास्पद है, जो सामंजस्य है, जो समानता है, उसे दूर करने के लिए क्या करना पड़ा कि भाई 2 किलो गेहूँ दोगे तो 1 किलो चावल मिलेगा। क्यों? क्योंकि गेहूं की कीमत 30 रुपये है और चावल की कीमत 60 रुपये है, तब जाके उसके बराबर वह देखने को मिलता है। इस तरह से उसका हल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जैसे कि जो किसान है वह क्या करता है, गेहूं देकर चावल मतलब मुद्रा प्राप्त करेगा और उसके बदले में मुद्रा देकर चावल प्राप्त करेगा। ये कब होगा? आज। ये कब हुआ? आज देखने को मिला। क्यों? क्योंकि आज हम आधुनिक समय की बात कर रहे हैं, आधुनिक विनिमय के माध्यम का कार्य की बात कर रहे हैं, हम साटा पद्धति की बात नहीं कर रहे हैं। आज हमारे पास मुद्रा आ चुकी है, ठीक है। तो जो किसान है वह गेहूं का उत्पादन करता है, गेहूं का उत्पादन करने के बाद उस अपनी आवश्यकता के लिए गेहूं रख लेता है। उसके बाद जो गेहूं बचता है उस गेहूं को वह बाज़ार में बेच देता है। बेचने के बाद उस किसान को जो पैसे मिलते हैं उन पैसे के द्वारा वह क्या करता है, अपनी आवश्यकता की चीज़ वस्तुएं जैसे कि दाल है, घी है, कपड़ा है, जूता चप्पल है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का है, या जो भी दवा दारू है उसकी खरीदी करता है, घर वपराश के लिए वस्तुओं की खरीदी करता है। आज व्यक्ति को किसी भी प्रकार की लेन देन में कोई भी समस्या देखने को मिलती। जब विद्यार्थी मित्रों आज लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलती है तो उसका मूलभूत रूप क्या है, उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करना। अब जैसे कि उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए जो भी उपयोगी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए मुद्रा को माध्यम के रूप में उपयोग में लिया गया। क्योंकि ये जो मुद्रा है ये उनके पास है, इसलिए वह सरलतापूर्वक वस्तु की खरीदी और सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, मूल्य के संग्राहक के रूप में कार्य। मतलब जो मूल्य है उसको हम किस तरह से संग्रह करके रखें और हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसे किस तरह से संग्रह करना है और कहाँ करना है। व्यक्ति स्वयं उत्पन्न की हुई वस्तु या सेवा को देकर अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वह क्या करता है, जैसे अगर हम किसान का उदाहरण लें तो किसान क्या करता है, अनाज का उत्पादन करता है। तो एक किसान सारे अनाज का तो उत्पादन नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वह कपास का उत्पादन करता है तो कपड़ा तो नहीं बना सकता। मिल मालिक जो है वह कपड़ा बनाता है लेकिन कपास का उत्पादन नहीं कर सकता है। जो किसान गन्ने का उत्पादन करता है वह चीनी नहीं बना सकता है, और जो मिल मालिक चीनी बनाता है, ठीक है, चीनी मिल वाला जो चीनी बनाता है वह गन्ने का उत्पादन नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति संपूर्ण अपनी आवश्यकताओं की चीज़ वस्तु को बना नहीं सकता है। इसलिए वह अगर किसी एक वस्तु की
उत्पादन करता है तो उसका अपने उपयोग के बाद बचे हुए वस्तुओं को बेचकर प्राप्त किए हुए पैसे से क्या करता है, दूसरी अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की खरीदी करता है। अगर मैं किसान का उदाहरण लेता हूँ तो किसान गेहूं का उत्पादन करेगा तो गेहूं से क्या होगा, वह सारी वस्तु की खरीदी नहीं कर सकता है। तो अब वो क्या करता है, वह अपनी आवश्यकता के बाद जो गेहूं उसके पास बचता है उस गेहूं को बेचता है। उस गेहूं को बेचने के बाद अपनी आवश्यकता की सारी वस्तु की वो खरीदी करता है। वो भी कैसे, जैसे कि मूल्य संग्राहक के रूप में, हाँ, परंतु भविष्य में वस्तु या सेवा प्राप्त करने के उसे किस प्रकार बचत करना उसके लिए कठिन है। मतलब वो कैसे बचत करेगा ये भी उसके लिए मतलब समस्या है। मूल्य संग्रह के रूप में मुद्रा सफल होने से वह विलंबित भुगतान का स्तर भी बन सका। विलंबित भुगतान का स्तर मतलब कि अगर आप किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं तो जो टाइम आपने दिया है उस टाइम पे अगर आप उसको पैसा नहीं पहुंचा सकते हैं तो क्या होगा, आप उससे और टाइम मांग सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, और सामने वाला आपको और टाइम देता है और जिस कारण से क्या होगा कि मतलब आप विलंबित भुगतान कर सकते हैं, बाद में भी उसे पैसा दे सकते हैं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों मुद्रा द्वारा उस विनिमय का मूल्य संग्रह कर सकते हैं। विनिमय का मूल्य जो है संग्रह कर सकते हैं जो भी वस्तुएं हैं। आज जो देश में समय चल रहा है इसमें बहुत समस्या वाला समय चल रहा है और सबके पास पैसा होना जरूरी है कि आने वाले समय में क्या कैसे घटना घटित हो उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मुद्रा द्वारा अनाज या पशु के रूप में मूल्य का संग्रह दीर्घ काल तक संभव नहीं था। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम मान लो कि बहुत सारे अनाज देकर और पशु की खरीदी कर लेते हैं तो पशु लंबे समय तक जीवित रहेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है, वो तो मर जाएंगे। लेकिन आज हमारे पास जो पैसे बचे हुए हैं, पड़े हुए हैं, बैंक में हो, घर में हो, तिजोरी में हो, कहीं पर भी हो, वह हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। मुद्रा इस मामले में अधिक सफल हुआ है। क्यों? क्योंकि अनाज लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, वस्तु लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, पशु लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी मित्रों मुद्रा को हम लंबे समय तक रख सकते हैं, उन्हें संग्रह कर सकते हैं, सरल तरीके से उसका हम उपयोग कर सकते हैं। अनाज बेचकर मुद्रा प्राप्त करना, मुद्रा के स्वरूप में मुद्रा का जो मूल्य संग्रह हो उसके बाद में आवश्यकताओं को, उसकी वस्तुओं को क्या होगा, हम संग्रह नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुद्रा हमारे पास रहेगा, हम उसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं और उसे हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन वस्तु को हम सब जगह लेकर जा सकते नहीं हैं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों उसके बाद यहाँ पर जैसे कि विलंबित भुगतान की मैंने आपको बात कही थी, तो देखो यहाँ पर ऋण की व्यवस्था होती है। क्या होती है? ऋण संपूर्ण व्यवस्था होती है, ठीक है। उधार का क्रय विक्रय भी होता है, किस्त पद्धति होती है। आप अपने मकान के लिए, घर के लिए, कार के लिए, पढ़ाई के लिए या दवाई के लिए ऋण लेते हैं, उसकी व्यवस्था सरकार, बैंक आपको देती है, ठीक है। उधार क्रय विक्रय होता है, जो विक्रेता है वह क्रेता को उधार वस्तु देता भी है और सामने वाला लेता भी है, और जब पैसे आते हैं तो उसे वह उधार मतलब जो लिया है उसे चुका देता है। उसमें भी किस्त पद्धति होती है। आपने किसी से 1 लाख रुपए लिया है तो आप उसे टुकड़ों में करके थोड़े थोड़े करके चुका सकते हैं। इस तरह से ये जो मुद्रा है यह हमारे कार्य को बिल्कुल सरल और सहज बना देती है। विद्यार्थी मित्रों अब हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, मूल्य के मापदंड के रूप में कार्य। ठीक है, तो मूल्य के मापदंड के रूप में वस्तु विनिमय प्रथा में प्रत्येक वस्तु का विनिमय मूल्य याद रखना पड़ता है। क्या होता है कि वस्तु विनिमय जो प्रथा है उसमें जो प्रत्येक वस्तु का विनिमय है, जो भी हम वस्तु दिए हैं, मैंने आपको कितना किलो गेहूं दिया, कितना किलो चावल दिया, कितनी वस्तु दी, कितने कपड़े दिए, कितने घी दिया, ठीक है, तो ये भी जो भी वस्तुएं हैं उसे हमें क्या करना पड़ता था, याद रखना पड़ता। देखिए कि कोई भी किसान है वह 1 मन गेहूं बराबर कितना मन चावल का लेन देन करेगा, उसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 30 रुपये किलो क्या है, गेहूं है, और जबकि 60 रुपये किलो क्या है, चावल है। तो अब इसको तो क्या करना, याद रखना है। 1 मन गेहूं दिया तो एक और कितना चावल लेना है, 1 मन चावल लेगा तब तो ये गेहूं वाले की, चावल वाले की तो हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको तो महंगा पड़ेगा ना, इसके लिए ये समस्या देखने को मिलती है।
अब 1 मन गेहूं के बदले में कितना मीटर कपड़ा लेना है, क्योंकि कपड़ा तो क्या है कि इससे महंगा होगा चावल से, इसलिए ये भी उसको सोचना ज़रूरी है। 1 मन गेहूं के बदले में कितना किलो घी लेना है, घी तो 1000 रुपये किलो आवे, गेहूं तो 30 रुपये किलो है, तो ये तो हो नहीं सकता। इन दोनों में क्या करना पड़े, तुलना करना पड़े। ये समस्या हमें देखने को मिली। 1 मन गेहूं के बदले में कितने जोड़ी चप्पल लेना है, ठीक है, तो ये भी समस्या है। 1 किलो गेहूँ जो है वह कम है और जोड़ी की जो चप्पल है वह महंगी है। ये सारी समस्याओं का सामना करते हुए विद्यार्थी मित्रों, प्रत्येक वस्तु या सेवा की कीमत निश्चित होती है कि भाई गेहूं इतना रुपए किलो, चावल इतना रुपए किलो, दाल इतना रुपए किलो, कपड़े इतना रुपया मीटर, घी इतना रुपए किलो, जूता चप्पल की इतनी प्राइस। अब मूल्य की गणना सरल बनती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मुद्रा है, पैसे हैं। दुकानदार के पास हम जाते हैं, चप्पल की मांग करते हैं, वह 1000 रुपये बोलता है, हम उसको 1000 रुपये की नोट देते हैं और उस 1000 रुपये में वह हमें चप्पल दे देता है। मुद्रा मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन सरल बनाता है, क्योंकि तुलना करने में पहले क्या था कि वस्तु के बदले में वस्तु का तुलना करना कठिन काम था। इसके लिए अब क्या हो गया है, एकदम सरल हो गया है कि हम उसको मुद्रा देते हैं और वस्तु लेते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि अगर हम 5 रुपये की चॉकलेट खरीदते हैं तो हमको 5 रुपये देना है, ठीक है। अगर हम 100 रुपये की वस्तु खरीदते हैं तो हमें 100 रुपये देना है। लेकिन प्राचीन समय में ये तुलना कठिन काम था। क्यों? क्योंकि वस्तु, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेहूं की कीमत कम और चावल की कीमत ज़्यादा, तो अब इसमें तुलना करना तो बहुत ही कठिन था और निर्णय की प्रक्रिया भी तेजी से हो गई। तुरंत डिसीजन लेता है। एक छोटा सा बच्चा आपके घर का होता है, वो भी अगर आप उसे पैसा देते हो तो वो भी जो भी वस्तु आप मंगा रहे हो 10 रुपये दिया तो 10 रुपये का जो भी वेफर आया वो आपके लिए लेकर आता है या अपने लिए बिस्किट लेकर आता है। अब उसको संकोच नहीं करना है कि मुझे कितना गेहूं देकर वेफर लेना है। दुकानदार को भी संकोच नहीं करना है कि कौन सी वस्तु के बदले में कितना देना है, इस वेफर के बदले में कितनी वस्तु लेनी है। ये सारी समस्याएं जो हैं वह जड़ से खत्म हो गई हैं। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, आज का टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। मुद्रा के जो भी प्रकार, मुद्रा के अर्थ और मुद्रा का कार्य। धन्यवाद।